नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ कत्ल का सुराग नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 5। सुबह मैं निर्धारित समय पर अपने ऑफिस पहुंचा। हमेशा की तरह रजनी मेरे से पहले वहां मौजूद थी। मेरी कनपट्टी के घूमड़ पर और दाईं आंख के नीचे की तीखी खरोंचों पर उसकी निगाह तत्काल पड़ी। क्या हुआ? वो बोली। किसी बहन जी का पति ऊपर से आ गया। उत्तर देने के स्थान पर रिसेप्शन लांघ कर मैं अपने कक्ष में घुस गया। तत्काल मेरे पीछे पीछे वो वहां पहुंची। क्या हुआ? इस बार वो संजीदगी से बोली। पता तो है तुझे, मैं बुनबुनाया। किसी बहन जी का पति ऊपर से आ गया। असल में क्या हुआ? सांड ने सींग मार दिया। और असल में क्या हुआ? गुंडों ने पिटाई कर दी। आपने करा ली? वो 3 थे। तो क्या हुआ? आपके आगे तो न 3 की भी साथ है न 13 की। आप तो रजनी, भगवान के लिए 1 मिनट संजीदा होकर मेरी बात सुन। तत्काल उसके मिजाज में तब्दीली आई। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई और बोली, सुनाइए। कल तूने 2 घंटे के लिए ब्यूटी पार्लर जाना था, तो तूने जिद की थी कि तेरी गैर हाजिरी में मैं दफ्तर में बैठूं, क्योंकि मैं दफ्तर में बैठकर किसी क्लाइंट को अटेंड करूंगा तो तभी तो 4 पैसे कमा पाऊंगा और तेरी तनख्वाह भर पाऊंगा। वो संकोचपूर्ण स्वर में बोली। मैंने यूं ही मजाक में, लेकिन साथ ही उससे पहले सुबह तू मेरी कल्पना तिहाड़ जेल में भी कर रही थी, जहां की मेरी कुशल स्कीम पूछने के लिए तुझे अक्सर आना पड़ सकता था। अब तू मुझे ये बता कि जब दफ्तर से मेरी चंद घंटों की गैर हाजिरी से तेरी तनख्वाह खतरे में पड़ सकती है, तो मैं सच ही तिहाड़ में बंद कर दिया जाता तो तू क्या करती? सर, मैंने कहा ना कि वो मैंने यूं ही मजाक में। तूने वो सब मजाक में कहा था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर सच में ही मेरे साथ ऐसा कुछ वाकया हो जाए तो तू उसी दिन से ही नई नौकरी की तलाश में जुट जाएगी? नहीं, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या करेगी? वो मैं तब सोचूंगी जब ऐसी नौबत आएगी, लेकिन नौकरी छोड़ के नहीं चली जाएगी। नहीं, आपकी दुश्वारी की घड़ी में नहीं, आगे पीछे की कह नहीं सकती। जानकर खुशी हुई। अब अगला सवाल। अपनी दुश्वारी की घड़ी में मैं तेरे से कोई ऐसा काम करने को कहूँ जिसके लिए तू यहाँ नहीं रखी गई, तो तू करेगी? करूँगी, वो निसंकोच बोली। जीती रहे। आपकी दुश्वारी का उन 2 हत्याओं से कोई रिश्ता है जिनकी खबर कल के अखबार में छपी थी? हाँ, और बदकिस्मती से पुलिस का एक उच्चाधिकारी मुझे हत्यारा साबित करने पर तुला हुआ है। मुझे अपने बचाव का एक ही रास्ता दिखाई देता है कि पुलिस के हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचने से पहले मेरे हाथ असली कातिल की गर्दन तक पहुंच जाए। आपने कत्ल नहीं किया? पागल हुई है? तो क्यों आपको कातिल समझा जा रहा है? बताता हूँ। मैंने संक्षेप में उसे सारी कहानी सुना दी। ओह, वो बोली, सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैंने एक कागज़ पर रूबी गोमेज का नाम, उसके घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा और कागज़ उसे थमाते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तू इस पते पर पहुंचकर आस पड़ोस से रूबी के बारे में पूछताछ कर। तू लड़की है, खूबसूरत लड़की है। मेरे मुकाबले में तेरे से लोग ज़्यादा खुलकर बात करेंगे। मेरे से वैसे सवाल करने की वजह नहीं पूछी जाएगी। कह देना कि तू फ्रीलांस जर्नलिस्ट है और बम्बई के किसी पर्चे के लिए उस केस की रिपोर्ट तैयार कर रही है। ठीक है, पूछना क्या है मैंने? एक तो यही कि क्या किसी ने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? ये सब कुछ तो पुलिस ने भी पूछा होगा। ज़रूर पूछा होगा, उन्हें जवाब भी मिले होंगे, लेकिन मैं पुलिस को तो ऐसी जानकारी अपने से शेयर करने को नहीं कह सकता ना। उनकी मंशा वो जानकारी पब्लिक से शेयर करने की होती तो उन्होंने प्रेस को कोई बयान जारी किया होता। बहरहाल मेरा कहना यह है कि इस बाबत तेरी पूछताछ पुलिस से भी ज़्यादा कामयाब साबित हो सकती है। ठीक है, और ये पूछना कि वहाँ का रहन सहन कैसा था, उससे किस किस्म के लोग मिलने आते थे। कोई खास मुलाकाती रहा हो जो कि अड़ोस पड़ोस में किसी की निगाह में हो और जो पिछले चंद दिनों में अक्सर वहाँ आता देखा गया हो। समझ गई? हाँ, कर लेगी ये काम? हाँ। कब जाऊँ? अभी, लेकिन जाने से पहले हरीश पांडे को फ़ोन कर जा। उसे कह कि मेरे पास उसके लिए काम है। वो फ़ौरन मेरे से आकर मिले। वो सहमति में सिर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। 1 घंटे में हरीश पांडे मेरे पास पहुंचा। वो एक 50 साल का हट्टा कट्टा तंदुरुस्त रिटायर्ड फौजी था जो मुद्रा संकट से सदा परेशान रहता था। यही वजह थी कि आजकल वो एक शराब के स्मगलर के पास काम कर रहा था।
उस काम में उसके पास काफ़ी वक्त खाली रहता था और खाली वक्त को पैसे में तब्दील करने का मौका छोड़ना वो हराम समझता था। भाग दौड़ के काम करने के लिए मेरा वो पसंदीदा लैगमैन था। उसकी एक और खूबी ये भी थी कि उसके पास लाइसेंसशुदा रिवॉल्वर थी। चौकठे को क्या हुआ? आते ही उसने सवाल किया। बाथरूम में पाँव फिसल गया। मैं बोला, कमाल है, यानी कि आधुनिक रहन सहन में नहाने जैसे काम में भी जान का जोखम है। मैंने उसकी बात की और ध्यान न दिया। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखी हुई थी जिसमें हीरा की फ़ैन क्लब के चारों सदस्यों के नाम, पते वगैरह दर्ज थे। इनमें से 3 दिल्ली शहर के ही हैं। मैं उसे लिस्ट थमाता हुआ बोला, लेकिन एक अमरीश कौशिक बाहर से दिल्ली आता है, इसलिए उसका पता होटल का है। ये चारों टॉप के हरामी हैं। तेरे से भी बड़े? मेरे से बड़े तो क्या खाकर होंगे, अलबत्ता फ़र्क 19-20 का ही है। तू 20 है। अस्थाना के बारे में नहीं कह सकता, वो तो साला 21 मालूम पड़ रहा है। पांडे हंसा। पांडे, इन चारों की फुल पड़ताल करनी है तुमने, खास तौर से इस बाबत कि परसों शाम को और इससे पहले की रात को ये लोग कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, जो कुछ जानकारी हाथ लगती जाए उसको हाथ के हाथ ही मेरे तक पहुँचाना। इकट्ठी रिपोर्ट की फिराक में मत रहना। बेहतर, अब शुरू हो जाओ। उसने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उठने का उपक्रम न किया। अब क्या है? मैं बोला। तुझे नहीं पता? वो सहज भाव से बोला। ओह, मेरे मुंह से निकला। फिर मैंने उसे 1000 रुपये के नोट थमाए और बोला, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। वो बोला और उठ खड़ा हुआ। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। यादव अपने कमरे में तो नहीं था, लेकिन मामूली तलाश के बाद वो मुझे मिल गया। आज लंच मेरे साथ, मैं बोला। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मैं बोला, क्या हुआ? 2 बजे मेरी तलवार के सामने पेशी है। मुझे यहीं मौजूद रहने का हुक्म हुआ है, लेकिन अभी तो 12:45 ही बजा है। तब तक तो हम लौट भी आएंगे। वो मुझे जल्दी भी बुला सकता है। अपने मौजूदा हालात में मैं उसे खामखा खफा नहीं करना चाहता। ओह, तुम कैसे आए? तुम इसे चंद बातें करने आया था। कैंटीन में चल के बैठते हैं। पहले मेरे साथ बाहर चलो। मेरी कार में एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ यहाँ भीतर दाखिल होने का हौसला मैं नहीं कर सकता था। क्या है ऐसी चीज़? चलो दिखाता हूँ। वो मेरे साथ हो लिया। पार्किंग में खड़ी अपनी फिएट के पास पहुँचकर मैंने उसका पिछला दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हुआ। मेरे कहने पर वो भी कार में मेरे पहलू में आके बैठा। मैंने लंबी नाल वाली रिवॉल्वर उसे पेश की जो मैंने पिछली रात उस्ताद से झपटी थी, और उससे संबंधित कहानी उसे सुनाई। रिपोर्ट दर्ज करवाई? मैं खामोश हुआ तो वो बोला, नहीं। मैं बोला, क्यों? वजह मैं एक पुलिसिये को नहीं बता सकता। इस वक्त तुम एक पुलिसिये के पास आए हो? नहीं। तो फिर? ठीक है, बताता हूँ, लेकिन एक वादा करो, कोई बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे और किसी बात की भी भनक अपने एसीपी को नहीं लगने दोगे। कबूल। मैंने उसे पिछली रात की कहानी सुनाई। उस कहानी के संदर्भ में मुझे अस्थाना का नाम लेना पड़ा। अस्थाना का नाम लिया तो कागजात का नाम लेना पड़ा। यूं ही ऐसे कड़ी से कड़ी मिलती चली गई कि न चाहते हुए भी मैंने यादव के सामने सब कुछ उगल दिया, सिवाय 2 बातों के। एक ये कि हीरा की हत्या की रात को मैं उसके साथ मौजूद था और कत्ल मेरी वहाँ मौजूदगी के दौरान हुआ था। दूसरे ये कि मैंने हीरा की मेज़ के दराजों में से उसकी डायरी और अन्य कागजात चुराए थे। कागजात की बाबत मैंने ये कहानी बनाई कि हीरा ने वो कागजात जिन्हें पुलिस हत्या के बाद चोरी गए समझ रही थी, मुझे स्वेच्छा से सौंपे थे, हत्या से 1 रोज़ पहले सेफ स्टडी के लिए। मैं खामोश हुआ तो वो बहुत चक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। तुमने कागजात को पढ़ा था? फिर बोला, नहीं। क्यों? फुर्सत नहीं लगी थी। बकौल हीरा वो कागजात काफ़ी अरसा मेरे पास रहने वाले थे, इसलिए मुझे उनको पढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। अलबत्ता सरसरी तौर पर उनका मुआयना मैंने ज़रूर किया था, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सामत लाने वाली आइटम जो उसमें थी वो एक डायरी थी जो हीरा ने खुद अपने हैंडराइटिंग में लिखी थी। अब तुम कहते हो कि वो कागजात चोरी चले गए हैं। हाँ। कागजात सच में हीरा ने तुम्हें सौंपे थे? हाँ। तुमने तो कत्ल नहीं किया था उसका उन कागजात की खातिर? यादव, ऐसा होता तो तुम्हारे सामने, किसी के भी सामने, उन कागजात का नाम भी नहीं लाता अपनी ज़ुबान पर। तलवार को ये बात पता चल गई तो वह हरगिज़ भी यकीन नहीं करेगा कि मरने वाली ने कागजात अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में तुम्हें सौंपे थे। उसने एक क्षण घूर कर मुझे देखा और फिर बोला, कोहली, तेरी खैर नहीं। मुझे भी यही चिंता सता रही है। मैं बोला, तभी तो मैं चाहता हूँ कि असली कातिल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तभी तो मैं इस नाशुक्र काम को अंजाम देने के लिए मारा फिर रहा हूँ, जिसमें मेरा कोई क्लाइंट नहीं, जिसमें मेरे लिए कोई फीस नहीं। तू चाहता क्या है? पहले तो इस रिवॉल्वर की बाबत ही बताओ। इस पर से सीरियल नंबर घिसकर मिटा दिया गया है, लेकिन मैंने सुना है कि पुलिस के पास कोई ऐसा खास आला होता है जिससे घिसा हुआ नंबर भी पढ़ा जा सकता है। ऐसा आला तो माइक्रोस्कोप ही होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि नंगी आंखों से देखने से तो लगता है कि नंबर खींचने से मिट गया, लेकिन असल में वो माइक्रोस्कोप द्वारा पढ़ा जा पाता है। दूसरे कुछ केमिकल होते हैं जिनको बड़ी सावधानी से जब नंबर पर लगाया जाता है तो कभी कभी नंबर हल्का सा, धुंधला सा फिर दिखने लगता है। तुम इस रिवॉल्वर का ऐसा कोई एग्जामिनेशन करवा सकते हो? उससे तुम्हारे हाथ क्या आएगा? अगर रिवॉल्वर अस्थाना के नाम रजिस्टर्ड निकली तो उसके खिलाफ मेरे हाथ मजबूत होंगे। ऐसी रिवॉल्वरें अमूमन चोरी की होती है। नंबर उजागर हो भी गया तो ये चोरी गई रिवॉल्वर ही निकलेगी और इसकी चोरी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज होगी। वो सब बात की बातें हैं, पहले पहला काम तो हो। तुम बताओ कि तुम ये काम करवा सकते हो या नहीं? मैं कोशिश करूँगा। शुक्रिया। जिन 3 जनों ने तुम पर हमला किया था उनमें से कोई तुम्हारा पहचाना हुआ था? नहीं। दोबारा देखो तो किसी को पहचान लोगे? तीनों को पहचान लूँगा। फिर तो हुलिया ठीक से याद होगा। याद है? सुनाओ। मैंने बारीकी से तीनों का हुलिया बयान किया। उस्ताद ने अपना नाम रघुवीर, मैं बोला, लंबे का इब्राहिम और दूसरे का कालीराम बताया था, लेकिन नाम फर्जी हो सकते हैं। मैं पूछताछ करूँगा, वो बोला। इन तीनों में से कोई एक भी बैड कैरेक्टर या हिस्ट्री सीटर हुआ तो उस एक के जरिए तीनों की शिनाख्त हो जाएगी। नाम यही निकले तो काम और भी आसान होगा। बढ़िया। चेहरे की पच्चीकारी उन्होंने की है? हाँ। वैसे मेरी राय अभी भी यही है कि तुम्हें दरियागंज थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ऐसा तुम अभी भी कर सकते हो। छोड़ो, फिलहाल उस बाबत खामोश रहने में ही मुझे अपना हित दिखाई देता है। कहीं तुम किसी फिल्मी हरकत की फिराक में तो नहीं हो? उन्हें तलाश करके खुद बदला लेना चाहते हो? मेरी ऐसी नीयत होती तो मैं कल ही उन तीनों को शूट कर देता, जबकि वो मेरे काबू में थे। या शायद तुम उनसे कबूलवाना चाहते हो कि वो अस्थाना के आदमी थे? वो बिना कबूलवाए खुद ही ये बात मान रहे थे। खुद अस्थाना ने ही इस बात से इनकार नहीं किया था। तो फिर उनकी बाबत जानकारी मिल जाने से भी तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे अंदेशा ये है कि अस्थाना के हड़काए वो फिर मेरे पर वार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली मुझे मालूम होगी तो उनकी ऐसी हिम्मत नहीं होगी। कल वो इस बात से आश्वस्त थे कि मैं उन तक नहीं पहुंच सकता था। उन्हें पता लग गया कि मैं उन्हें जानता पहचानता हूं तो उनकी भरपूर कोशिश मेरे से छुपकर रहने की होगी। ऊपर पहुंचाने की क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी मेरे से कोई जाती अदावत नहीं। क्योंकि जब तक अस्थाना कागजात के मामले में मेरी तरफ से पूरी तरह नाउम्मीद नहीं हो जाता तब तक उसकी दिलचस्पी भी मेरी सलामती में ही होगी। मुझे तुम्हारी इन दलीलों से इत्तेफाक नहीं। तुम छोड़ो ये किस्सा। यादव साहब, ऐसे बखेड़े भुगतने की मुझे आदत है और फिर खौफ खाने से मेरा धंधा नहीं चल सकता। तुम्हारी माया तुम जानो। अब एक बात मुझे बताओ, क्या महकमे में इस बात की बड़ी चर्चा है कि परसों रात जब रूबी के फ्लैट पर तुम्हें गिरफ्तार किया गया था तो तुमने इस बाबत की सख्त जिद की थी और जिद मनवाई थी कि वहाँ गवाहों के सामने पहले तुम्हारी जमा तलाशी ली जाए और तुम्हारे पास से बरामद सामान की लिस्ट बनाकर उस लिस्ट की एक सर्टिफाइड कॉपी तुम्हें दी जाए। इस स्टंट की वजह? ये बात तुम्हारे एसीपी ने भी पूछी थी। मैं हंसता हुआ बोला, पूछी होगी, तू मुझे बता। देखो, मेरा अंदाज़ा ये है कि रूबी का कत्ल साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से किया गया था। उसका कत्ल परसों रात 9 बजे के आसपास हुआ था और उसका फ्लैट घनी रिहायशी आबादी में है। अगल बगल के घर तो ऐसे हैं कि उनकी दूसरी मंजिल रूबी के फ्लैट का हिस्सा मालूम होती है और हर घर खूब बसा हुआ है। ऐसे में अगर रूबी को आम रिवॉल्वर से शूट किया गया होता तो सारे मोहल्ले की तवज्जो उसकी तरफ गई होती, जबकि असल में उसके साथ गुजरे इतने बड़े हादसे की किसी को खबर भी नहीं लगी थी। मेरी और तलवार की मौजूदगी में रूबी का मकान मालिक वहां पहुंचा था, लेकिन वो भी वहां अपने किराए का तकाजा करने आया था, जो कि रूबी ने उस महीने अदा नहीं किया था, न कि गोली की आवाज़ सुनकर। जब गोली की आवाज़ इमारत में कहीं नहीं सुनी गई थी तो आसपास तो क्या सुनी जाती। इसी से साबित होता है कि हत्यारे ने चोरी गई मेरी रिवॉल्वर से गोली उसकी नाल पर साइलेंसर चढ़ाकर चलाई थी। आगे बढ़ो, यादव बेसब्रेपन से बोला। तुम्हारा एसीपी जब वहाँ एकाएक आन धमका था तो मर्डर वेपन को, मेरी खुद की रिवॉल्वर को मेरे हाथ में देखकर वो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि कत्ल मैंने किया था। तहकीकात के बाद देर सवेर उसे ये पता तो लग ही जाता कि कत्ल साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से हुआ था। तब वो मेरे पर यह इल्ज़ाम लगा सकता था कि साइलेंसर मैंने तब रास्ते में कहीं फेंक दिया था, जबकि मैं गिरफ्तारी करके पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था, लेकिन वो दावा कर सकता था कि ऐसा हुआ था। मुझे हत्यारा साबित करने की उसकी जिद उससे ये कहलवा सकती थी। नाजायज़, बेमानी, बेसिर पैर की बातें कहना और उन पर अड़कर दिखाना तो पुलिस का स्थापित स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। उसका सिर सहमति में हिला। हत्यारा अगर मैं होता और उसने सच में ही मुझे रंगे हाथों पकड़ा होता जैसा कि वो कह रहा था, तो साइलेंसर मेरे पास होना चाहिए था, क्योंकि जब मुझे रिवॉल्वर से पीछा छुड़ाने का वक्त नहीं मिला था तो साइलेंसर से पीछा छुड़ाने का वक्त कब को मिल गया होता। ठीक, वो प्रभावित स्वर में बोला। इसी वजह से मैंने जिद की थी कि मेरी उस घड़ी मुकम्मल जमा तलाशी ली जाए।
साइलेंसर का मेरे पास से बरामद ना होना इस बात का सबूत था कि रूबी का कातिल मैं नहीं था। इतनी सी बात हमारे एसीपी साहब को नहीं सूझी? तब न सूझी, क्योंकि तब उन्हें साइलेंसर वाली बात नहीं सूझी थी। अब तक तो माशाअल्लाह सूझ ही चुकी होगी। तहकीकात से वो जान ही चुके होंगे कि गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी, और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता था जबकि गोली साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से चलाई गई हो। तुम्हें भी इसी वजह से सूझी क्योंकि गोली चलने के बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी? हाँ, सिर्फ इस वजह से? हाँ, हकीकतन एक वजह और भी थी जो कि मैंने यादव को नहीं बताई थी। मुझे यकीन था कि हीरा को भी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से ही शूट किया गया था। बाथरूम में मैंने जो कमज़ोर पटाखा छूटने जैसी आवाज़ 2 बार सुनी थी वो साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से निकली गोली की ही थी। वो आवाज़ मैं सिर्फ इसलिए सुन पाया था क्योंकि फार्म का वो बंगला शहर के शोरगुल से एकदम दूर एक निहायत शांत इलाके में था और वक्त सुबह के 5 बजे का था, जबकि आबादी में भी सन्नाटा ही होता था। ये तो निश्चित था कि एक ही शख्स हीरा और उसकी मेड रूबी दोनों का हत्यारा था, इसलिए दोनों बार उसके द्वारा एक ही कार्यप्रणाली बरती जाना यानी कि साइलेंसर इस्तेमाल किया जाना स्वाभाविक था। यादव उस घड़ी मेरा माजाया बनकर दिखा रहा था, लेकिन ये बात उसके सामने कबूलने में मेरा कलेजा लरज रहा था कि हीरा के कत्ल के वक्त भी मैं मौका वारदात पर मौजूद था। एक इत्तेफाक उसे हजम हो गया था, 2 शायद ना होते। हाँ, प्रत्यक्ष में बोला, सिर्फ इसी वजह से। तुम कहते हो कि रूबी ने तुम्हें खास फ़ोन करके अपने यहाँ बुलाया था? हाँ, वो मुझे कोई खास बात बताना चाहती थी। पहले वो मुझे कुछ बताने को राज़ी नहीं हुई थी, लेकिन कहती थी कि बाद में उसका इरादा बदल गया था। मैं एक क्षण ठिठका और बोला, मेरा ख्याल ये है कि उसका इरादा विरादा कुछ नहीं बदला था। उसका ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। मेरे ख्याल से मुझे फ़ोन कॉल हत्यारे ने उससे ज़बरन करवाई थी। वो मेरी रिवॉल्वर से उसे शूट करने वाला था, इसलिए जाहिर है कि वो पहले से ही उस कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सिर पर थोपने की तैयारी किए बैठा था। उसे पता था कि मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाने वाला था, इसलिए ज़रूर मेरे आने से 5 मिनट पहले ही उसने रूबी को शूट किया होगा और वहीं से एक गुमनाम फ़ोन कॉल पुलिस को भी कर दी होगी। पुलिस को फ़ोन कॉल रूबी के ही फ़ोन से की गई थी, ये स्थापित हो चुका है। रूबी का फ़ोन पुलिस के नंबर 100 पर हेल्ड अप पाया गया था। बहरहाल हत्यारा अपने मिशन में कामयाब रहा था। मैं बाकायदा उसके जाल में जा फंसा था। अलबत्ता एसीपी के अकेले वहाँ पहुँच जाने की कल्पना उसने भी ना की होगी। पट्टा बहुत ही खुशकिस्मत था जो तलवार वहाँ तब पहुँचा जबकि वो रूबी का खून करके हटा था। खुशकिस्मत हत्यारा नहीं था, तलवार था। तलवार एन उस घड़ी वहाँ पहुँचा होता तो रूबी की बगल में वो भी मरा पड़ा होता। ये भी ठीक है। यादव एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, रूबी तुम्हें कुछ बताना चाहती थी या नहीं ये जुदा बात है, लेकिन तुम्हारे ख्याल से बताने लायक जानती थी वो कुछ? जानती ही हो सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं कि उसका कत्ल इसी वजह से हुआ हो क्योंकि वो कुछ या बहुत कुछ जानती थी। वो हीरा के असल कारोबार से वाकिफ़ थी। प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेल, यानी कि हत्यारे को अंदेशा था कि ब्लैकमेल के मामले में वो हीरा के जाल से निकलकर रूबी के जाल में जा फंसेगा। ये नहीं तो अपने नाम के एक्सपोजर का खतरा तो उसे रूबी से यकीनन था। पिछली रात जो तुम्हारे पर हमला हुआ था, अगर वो सच में ही अस्थाना के इशारों पर हुआ था तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो कातिल नहीं। अगर उसी ने कत्ल किए होते और उसी ने तुम्हारे फ्लैट से हीरा वाले कागजात चुराए होते तो फिर उन्हीं कागजात के लिए तुम्हारे पीछे गुंडे लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये उसकी चाल हो सकती थी। जो इस बाबत तुमने सोचा है वही सोचने की अपेक्षा वो मेरे से कर रहा हो सकता है। ये चालाकी भरा तरीका उसने ये जाहिर करने के लिए सोचा हो सकता है कि वो बेगुनाह है। वो समझता है कि अगर वो अभी भी कागजात का रोना रोता रहेगा तो तुम सहज ही ये धारणा बना लोगे कि कातिल कम से कम वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। उसे खबर कैसे लगी होगी कि कागजात तुम्हारे पास थे? या तो उसने कत्ल से पहले मैंने फिर झूठ का सहारा लिया, ये बात हीरा से कबूल वाली होगी, या फिर वो अंदाज़न मेरे ऊपर पहुंच गया होगा। जब डायरी उसके हाथ लग चुकी है और डायरी लिखने वाली मर चुकी है तो वो निश्चिंत होकर टिक के क्यों नहीं बैठ जाता? क्योंकि उसके पास इस बात की तस्दीक का कोई जरिया नहीं कि जो कागजात उसने मेरे फ्लैट से चुराए थे वो मुकम्मल कागजात थे। उसे अंदेशा भी सता रहा हो सकता है कि शायद कागजात के कुछ खास हिस्सों की, जैसे जो उससे ताल्लुक़ रखते हो, कोई फ़ोटोकॉपियाँ बनवाकर हीरा ने कहीं और छुपा ली हो। यूँ तो उसे ये अंदेशा भी हो सकता है कि उसकी तमाम पोल पट्टी उन कागजात के ज़रिए तुम जान भी चुके थे। हो सकता है। फिर सिर्फ कागजात की बाबत तसल्ली कर लेने से उसका क्या बनेगा? फिर तो उसे हीरा और रूबी की तरह तुम्हारी भी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद करने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। हाँ, कागजात चुराते वक्त जब उसने मेरी रिवॉल्वर भी चुराई थी तो कोई बड़ी बात नहीं की उसने तभी रूबी के कत्ल में मुझे फंसाने की योजना बना ली हो। कोहली, तेरी सच में ही खैर नहीं। मैं खोखली हंसी हंसा। फिर तो तेरा ये सोचना भी गलत है कि अगर तुझे उसके पिछली रात वाले गुंडों की शिनाख्त हो जाएगी तो वो ही तेरे करीब फटकने से कतराएंगे। जब बात कत्ल पर जाकर ख़त्म होनी है तो फिर शिनाख्त होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुर्दे कहीं बोलते हैं
तो कब्र से उठ के खड़ा होके बताएगा कि तुझे किसने मारा। मैंने चिंतित भाव से सहमति में सिर हिलाया। फिर जो शख्स दिल्ली शहर में 3 गुंडे साँट सकता है वो 3 और नहीं साँट सकता, 30 और नहीं साँट सकता। अब और ज़्यादा मत डराओ मुझे, मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ। तो बात को मजाक में ले रहा है। नहीं कोहली, तू सच में ही मौत के रूबरू है। मुझे मालूम है मौत तो मुझे चौतरफा दिखाई दे रही है। चौतरफा? अस्थाना जैसे 3 और भी तो हैं, वो 4 तो वो हैं जिनकी मुझे वाकिफियत है, ऐसे और भी कहीं हो सकते हैं। इस बार तो केड़ा नप गया तू, देखा जाएगा, मैं लापरवाही से बोला। अब बोलो, मेरे काम की कोई खबर है तुम्हारे पास? अभी नहीं है, शाम को बात करना। ठीक है। फिर वो कार से बाहर निकल गया। मैं ऑफिस वापस लौटा तो मैंने पाया कि रजनी मेरे से पहले वहाँ मौजूद थी। लौट भी आई इतनी जल्दी? मैं हैरानी से बोला। अभी आई हूँ, वो बोली। लगता है कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तभी जल्दी लौट आई। सब पल्ले पड़ा, इसलिए जल्दी लौट आई। अच्छा, क्या जाना? ये जाना कि जो पता आपने मुझे दिया था उस पर रूबी गोमेज अकेली रहती थी। वो कोई खास मिलनसार लड़की नहीं मानी जाती थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में उसका ना तो किसी के यहाँ आना जाना था और ना किसी से कोई खास मेल मुलाकात थी। कभी कभार कोई मर्द बच्चा वहाँ उससे मिलने आ जाता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे स्टडी बॉयफ्रेंड का दर्जा हासिल हो। रात को अक्सर लेट घर आती थी, कई बार नहीं भी आती थी। गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। इमारत में रहने वाले और लोगों में से किसी को तो ना वहाँ आपके आगमन की खबर लगी थी और ना एसीपी तलवार के। कोई अप्रिय घटना वहाँ घटित हो गई थी, ये अड़ोस पड़ोस में लोगों को तभी पता चला था जबकि पुलिस वाले धड़ धड़ करते हुए वहाँ पहुँचे थे। अलबत्ता रूबी के मकान मालिक को आपकी और एसीपी की वहाँ मौजूदगी की खबर पुलिस के आने से पहले इत्तेफाक से तब लग गई थी जबकि वो अपना किराया वसूलने की नीयत से ऊपर रूबी के फ्लैट पर पहुंचा था। लाश पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वालों ने उसकी बहन निक्सी गोमेज को सौंप दी थी, जिसकी देखरेख में उसको करीबी कब्रिस्तान में दफनाया भी जा चुका है। रूबी के फ्लैट पर पुलिस वालों का कब्जा नहीं है और उसकी चाबी निक्सी गोमेज को सौंप दी गई है। निक्सी प्रकाश होटल से चेकआउट कर गई है, लेकिन वो लाजपत नगर अपनी बहन के आवास पर नहीं पहुंची है। वो आगरा वापस चली गई हो सकती है, लेकिन इस बात की तस्दीक मैं नहीं कर पाई। दिस इज रजनी शर्मा रिपोर्टिंग फ्रॉम द रिसेप्शन डेस्क ऑफ यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110024, हेडेड बाय सुपर सैल्यूट सुधीर कोहली, फर्स्ट इन फील्ड ऑफ 1, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस गारंटेड, संडे क्लोज्ड। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। वो बड़ी शान से मुस्कुराई। तूने तो कमाल कर दिया, मैं प्रशंसात्मक स्वर में बोला। जी चाहता है कि तुझे कलेजे से लगाकर शाबाशी दूं। आपने ऐसी कोशिश की भी तो। उसने डेस्क पर से पीतल का भारी फूलदान उठा लिया और उसे मेरी तरफ तानते हुए आंखें तरेरी। अच्छा, कल जो मैं शर्त हारा था उसके 100 रुपये तो ले ले। आपने इस वाहियात बात का दोबारा जिक्र भी किया तो उसने फिर फूलदान मेरी तरफ ताना, फिर आंखें तरेरी। मैंने अपने कक्ष में पनाह पाई। 4:30 बजे हरीश पांडे वापस लौटा। मैंने अपना काम अस्थाना से शुरू किया था। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। अभी नेहरू प्लेस में ही था, इसलिए सोचा जो दरियाफ्त किया है उसकी तुम्हें खबर करता जाऊं। अच्छा सोचा, बोलो। सुनो, इस अस्थाना का सारा जहुरा अपनी बीवी की वजह से है, जो कि अपने मायके की मजबूत पीठ की वजह से बहुत रईस औरत है। अस्थाना के ठेकेदारी के काम में जो शुरुआती सरमाया लगा था उसका मेजर शेयर उसे बीवी ने ही मुहैया कराया था। पहले उसने इस धंधे से अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन फिर उसकी बदनीयत की वजह से धंधा चौपट होने लगा था। लोगों के पैसे खा गया। जो इमारतें बनाई वो ढहने लगी, जिससे जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। नतीजतन आज की तारीख में उस पर दर्जन भर सरकारी गैर सरकारी मुकदमे हैं, जिसकी वजह से यही गनीमत है कि वो जेल में नहीं है और जिनकी वजह से उसकी माली हालत बहुत डावाडोल है। इसी वजह से उसके नावे पत्ते की लगाम अब बीवी के हाथ में है। जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो पहले से ही बीवी के नाम है। तुम ये कहना चाहते हो कि रुपए पैसे के मामलों में वो आजकल अपनी बीवी का मोहताज है? मोहताज क्या, उसके रहमो करम पर है। इसका मतलब ये था कि अस्थाना का घड़ियों की स्मगलिंग का धंधा भी उन दिनों उसे कोई खास आसरा नहीं दे पा रहा था। अस्थाना उन दिनों रुपए पैसे से इतना मोहताज था तो वो एक गंभीर बात थी, यानी कि हीरा की ब्लैकमेल की मांगों को वो तभी पूरा कर सकता था जबकि वो अपनी बीवी को इस बाबत बताता, जो कि वो नहीं कर सकता था। बीवी कैसी है? प्रत्यक्ष में बोला। बख्तरबंद टैंक, वो बोला, सबसे बड़े वाला। अस्थाना दबता है उससे? दबेगा कैसे नहीं? नहीं दबेगा तो सड़क पर होगा। दौलत का बहुत वजनी हथौड़ा है बीवी के हाथ में। ऐसी बीवी को अपने खाविन के किसी नौजवान लड़की से अफेयर की खबर लग जाए तो खाविन की दुख की तो पिटे ही पिटे। और बीवियों का तो मुझे नहीं पता। अस्थाना की बीवी को ऐसे कुछ पता चल जाने पर तो प्रलय ही आएगी। आई सी। और
मालूम हुआ है कि बीवी बहुत कच्ची नींद सोने की आदी है, इसलिए ये मुश्किल ही है कि मियाँ रात को चुपचाप खिसक गया हो, कोई करतूत करके लौट भी आया हो और बीवी को खबर ना लगती हो। मतलब क्या हुआ इसका? मैं उतावले स्वर में बोला। बीवी को कत्ल की रात की अस्थाना की घर से गैरहाजिरी की खबर है और वो इस बारे में खामोश है कि वो निकला ही नहीं घर से। कहना मुहाल है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? एक बात और भी मालूम हुई है अस्थाना की बाबत। वो ताश का बहुत बड़ा रसिया है और बहुत बार उसका दोस्तों के साथ रमी का ऑल नाइट सेशन चलता है। ऐसा कभी उसके घर होता है तो कभी फट के किसी मेंबर दोस्त के घर। अगर कत्ल वाली रात को ऐसी फट जमी थी तो वो वहाँ से खिसक कर कत्ल कराया हो सकता है। उसने ज़रूर ऐसा कोई इंतज़ाम किया होगा कि अगर उसकी कोई तफ्तीश हो तो यही पता लगे कि वो सारी रात जुए की फट में मौजूद रहा था। उस रात अगर फट जमी होगी तो कहाँ जमी होगी अभी पता नहीं। तुम कहते हो कि वो उसके घर पर भी जमी हो सकती है। हाँ, लेकिन उसका घर कुछ स्टाइल से बना हुआ है कि पड़ोसियों को उसकी वहाँ आवाजाही की खबर नहीं लगती। अगर फट घर में लगी होगी तो उसकी बीवी को मालूम होगा, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि वो हर घड़ी फट में मौजूद था या नहीं। पांडे, मुझे फट के उसके घर में लगी होने की ज़्यादा संभावनाएं लगती है। वहाँ उसकी बीवी समझती है कि वो फट में बैठा था और अगर वो वहाँ ना होता तो उसके जुआरी साथी समझते कि वो बीवी के पास गया था। ऐसा सोचने की कोई वजह? उस रात उसे एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार था जिसकी वजह से वो कहता है कि वो सारी रात फ़ोन के सिरहाने बैठा रहा था। किसी कॉल के इंतज़ार में फ़ोन के सिरहाने बैठा रहना बहुत कठिन काम है, लेकिन कॉल के इंतज़ार में फ़ोन सिरहाने रखकर दोस्तों के साथ रमी खेलते रहना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं समझ गया तुम्हारी बात। इस एंगल को मैं ज़रा ज़्यादा गौर से चेक करूँगा। और कौशिक होटल में रहता है तो चुपचाप कहीं जाके आ जाना। सबसे ज़्यादा आसान काम तो होटल के रहते शख्स के लिए ही हो सकता है, मुझे मालूम है, लेकिन अंदाज़ों से मेरा काम चल सकता होता तो मैं तुम्हें तलब ना करता। उस रात या अगली सुबह सवेरे वो होटल में था या नहीं था, इस बात की तस्दीक करके दिखाओ तो जानूं। ठीक है, वो बोला और फिर उठ खड़ा हुआ। 4:45 बजे मैंने यादव को फ़ोन किया। मैं कोहली बोल रहा हूँ। मैं बोला, तुमने कहा था कि शाम को ऑफिस से बोल रहे हो? हाँ। वो क्या है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा कि क्या? मैं कह रहा था कि लाइन ख़राब मालूम पड़ती है, मुझे तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही। मुझे तो साफ सुनाई दे रही है। पड़ोस में कोई और फ़ोन नहीं है? बगल के ऑफिस में है। नंबर बोलो। मैंने बोला, मैं वहाँ रिंग करता हूँ। तत्काल संबंध विच्छेद हो गया। उलझन में पड़ा मैं बगल के ऑफिस में पहुंचा। बगल का ऑफिस एक वकील का था जो मेरा पुराना परिचित था। कभी उस वकील की सेक्रेटरी उषा नागपाल मेरी जान हुआ करती थी, लेकिन हत्यारी निकली थी और अपनी करतूतों की तलाफी के तौर पर आत्महत्या करके मर गई थी। मैंने वहां दफ्तर में कदम रखा ही था कि रिसेप्शनिस्ट ने सख्त हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए हाथ में थमा रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। आपका फ़ोन है, वो बोली। मैंने सहमति में सिर हिलाते हुए रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। हेलो, मैं माउथ पीस में बोला। यादव बोल रहा हूँ, आवाज़ आई। क्या माजरा है भाई? मेरी लाइन तो ठीक थी। कोहली, तेरी निगरानी हो रही है। क्या? एसीपी तलवार तेरी निगरानी करवा रहा है। मैंने सोचा कहीं उसने तेरी लाइन भी ना टेप कराई हुई हो, इसलिए वो सब नाटक किया। इस वक्त मैं खुद भी एक पब्लिक टेलीफोन से बोल रहा हूँ। ओह, मुझे इत्तेफाक से ही ये बात मालूम पड़ गई है। अब ये पता नहीं कि तेरी निगरानी अभी शुरू हुई है या ये सिलसिला पहले से चल रहा है। आई सी। और बावजूद तेरी तमाम सिफारिशों के तेरी आज़ादी बहुत वक्ती साबित हो सकती है। तेरी रिवॉल्वर रूबी के फ्लैट में मर्डर वेपन बन के कैसे पहुंच गई, इसकी कोई करारी सफाई सोच ले, वरना तू गिरफ्तार होगा। क्या करारी सफाई सोच लूँ? हकीकत तो वही है जो तुम्हें बता चुका हूँ। मेरा रिवॉल्वर तो मेरे फ्लैट से कागजात चुराते वक्त कातिल ने। मुझे तेरी बात पर विश्वास है, लेकिन मेरे विश्वास करने से कुछ नहीं बनता। विश्वास तो केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आना ज़रूरी है, जो कि तलवार है। और हीरा के जिस्म से जो गोली निकाली गई थी वो 45 कैलिबर की कोल्ट रिवॉल्वर से चली मालूम होती है, लेकिन तुझे तो ये बात मालूम ही है। क्या? तभी तो दिल्ली शहर के 45 कैलिबर की कोल्ट रिवॉल्वर होल्डरों की लिस्ट चाहिए तुझे। उसका कोई इंतज़ाम हुआ? अभी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये वक्त खाने वाला काम साबित हो सकता है। और तेरे हमलावरों की शिनाख्त हो गई है। तीनों नॉन क्रिमिनल्स है। तीनों ने तुझे अपने असली नाम ही बताए थे और तीनों इस वक्त दिल्ली से गायब मालूम होते हैं। अलबत्ता उनके घरों के पते मैं तुझे लिखवा देता हूँ, नोट कर ले। रिसेप्शनिस्ट से कागज़ कलम लेकर मैंने पते नोट किए। 2 पते चांदनी महल के थे और एक जमुना पार के सीलमपुर इलाके का था। और यादव आगे बढ़ा। लंबी नाल वाली रिवॉल्वर से कोई जानकारी हासिल होने की उम्मीद छोड़ दे, उस पर से उसका सीरियल नंबर नहीं पढ़ा जा सकता है। यानी कि ये तो 100% डेड एंड साबित हुआ। हथियार पहचाना ना जा सका,
और मालिकान जो पहचाने जा सके वो गायब है। हाँ, और तलवार अब ऐसे लोगों का पता लगवाने की कोशिश कर रहा है जिनका हीरा से अमूमन मिलना जुलना होता था और जो उसके ग्राहक हो सकते थे। क्या हाथ लगा उसके? अभी तो कुछ नहीं, आगे का पता नहीं। मैं अब फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तो अपनी निगरानी के मामले में खबरदार रहना। ज़रूर, राय का, मदद का शुक्रिया। मैंने रिसीवर क्रेडल पर वापस रखा। वकील की रिसेप्शनिस्ट का भी शुक्रिया अदा किया और वापस अपने ऑफिस में लौटा। रजनी, मैं अपने कक्ष की तरफ बढ़ता हुआ बोला, भीतर आ, ज़रूरी बात है। मेरे पीछे पीछे ही वो मेरे कक्ष में पहुंची। एक समस्या आन खड़ी हुई है, मैं बोला। मुझे अभी एक बड़े भरोसे के सोर्स से मालूम हुआ है कि पुलिस वाले मेरी निगरानी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? वो बड़ी मासूमियत से बोली। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है। वो क्या है कि मेरा इरादा आज रात चोरों की तरह अस्थाना के दफ्तर में घुसने का था। मेरी ये मंशा अब तभी पूरी हो सकती है जबकि तू मेरी मदद करे। मैं क्या मदद करूं? तू अगर आज देर रात तक यहाँ दफ्तर में ठहरना कबूल करे तो हम निगरानी करने वालों के लिए ऐसा ड्रामा स्टेज कर सकते हैं जैसे हम किसी बड़े ज़रूरी काम में मशगूल हैं। हम यहाँ दफ्तर की सारी बत्तियाँ जला के बैठेंगे ताकि ये लगे कि हम यहीं हैं। निगरानी क्या इमारत के बाहर से ही होगी? कोई ऊपर इस फ्लोर पर भी तो आ सकता है। उसका एक इंतज़ाम मैंने सोचा है। मैं अभी टैप रिकॉर्डर पर हमारी फाइलों में मौजूद कोई रिपोर्ट पढ़ कर रिकॉर्ड कर लूँगा। बीच बीच में मैं जानबूझकर ब्रेक देता जाऊँगा। फिर वक्त आने पर मैं यहाँ से चुपचाप खिसक जाऊँगा और तू टेप रिकॉर्डर चालू करके बैठ जाना। जहाँ बीच में ब्रेक आए वहाँ कुछ फिक्रे तुम बोल देना। यूँ अगर कोई बाहर दरवाजे से कान लगा कर सुनेगा तो यही समझेगा कि मैं भीतर अपनी सेक्रेटरी को कोई लंबी डिक्टेशन दे रहा था। टेप खत्म हो जाने पर आप लौट आएंगे। हाँ, थोड़ी देर भी हो गई तो तुम टेप को रिवर्स करके चालू कर लेना। आखिर तुमने सच में ही तो डिक्टेशन लेनी नहीं है। बाहर खड़े होकर सुनने वाले ने ये नोट नहीं करना कि भीतर क्या बोला जा रहा है। उसने तो महज इस बात की तस्दीक करनी होगी कि हम दोनों, खासतौर से मैं, भीतर मौजूद हैं और ये तस्दीक तो मेरी आवाज़ सुनने भर से हो जाएगी। वेरी गुड। तो दोस्तों, ये था कत्ल का सुराग नॉवल का 5वां पार्ट। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बताएं और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियोस और बना पाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं पर उन्हें लाइक बहुत कम कर रहे हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं सही वीडियोस नहीं बना रहा। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट्स भी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर ये वीडियोस बनाता हूँ। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी अपने सुनने वालों के लिए मैं कहीं से भी टाइम निकाल कर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे इस परिश्रम का ख्याल रखते हुए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।